तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है, इस टॉपिक का आज ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी जो है इसका हम लोग परिचय देखे। प्लेट का अर्थ क्या होता है, टेक्टोनिक का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जाने थे। हम सभी लोग देखे थे कि जो प्लेट है ये आपका सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर है, जो कि आपका रिजिड होता है, सॉलिड होता है और आपका ब्रॉड होता है। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्टोनिक की बात करें तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि जो प्लेटों का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जो है इसी को हम लोग टेक्टोनिक कहते हैं। और यहाँ पे आपका ओशियानिक प्लेट की बात की जा रही है, ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट की, क्योंकि हम सभी को पता है कि महासागरीय प्लेटों का ही विनाश और निर्माण होता है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट का जो है एक ही बार जो निर्माण हुआ फिर वही जो है वो आगे सतत चलती रहती है, फिर उसका ना ही विनाश होता है ना ही फिर जो है वो निर्माण होता है। इसके बाद जो है वो हम लोग इसका परिचय देखें। इसके बाद जो है हम लोग जाने कि पृथ्वी जो है वो हमारा पृथ्वी ये 7 बड़े बड़े प्लेटों से और 20 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्लेटों से मिलके बना हुआ है, ये हम लोग जाने। उसके बाद जो है वो आपका कंपोजिशन और डेंसिटी के आधार पे प्लेटों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा है महासागरीय प्लेट ओशियानिक प्लेट, और तीसरा है आपका अर्धमहाद्वीपीय प्लेट, जिसमें आपका महाद्वीप का भी और महासागर का दोनों का गुण होगा। महाद्वीपीय प्लेट आपका बेसिकली सियाल से बना होता है, जबकि महासागरीय प्लेट है ये आपका सीमा से बना होता है। सीमा बोले तो सिलिका और मैग्नीशियम, और सियाल बोले तो सिलिका और एल्युमिनियम। वहीं जो आपका अर्धमहाद्वीपीय प्लेट है इसका जो लक्षण है आपका थोड़ा सा महाद्वीपीय भी मिलेगा, थोड़ा सा आपका महासागरीय भी मिलेगा। उसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तनिक के जो सिद्धांत है उसका हम लोग मान्यता यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इस थ्योरी का हम लोग एजम्पशन जाने थे, और इसी एजम्पशन में हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम भी देखे थे। और उसके बाद हम लोग जाने थे कि MOR के सहारे यानी कि मिड ओशियानिक रिज के सहारे ही जो है वो आपका प्लेटों का मतलब निर्माण होता है। और आपका जो है महासागरीय ट्रेंच या फिर जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है तो इस अभिसरण से ही महासागरीय प्लेटों का जो है विनाश होता है। तो निर्माण और विनाश हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि जो आपका ओशियानिक प्लेट है इसका निर्माण और विनाश जो है इसका जो दर है वो बराबर है। उसके बाद हम लोग महासागरीय ये जो है क्या बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इस थ्योरी का हम लोग प्रमाण देखे, प्रमाण की चर्चा की, और वहाँ तक कि हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम लोग आज की क्लास में देखें तो आज हम लोग जो आपका प्लेट गति है, गति को ही सीमा और इसी को किनारा कहा जा रहा है। तो प्लेट गति ऑब्लिक प्लेट सीमा ऑब्लिक प्लेट किनारा, इसके मध्य में संबंध। तो प्लेट गति बोलिए, सीमा बोलिए, किनारा बोलिए, तीनों एक ही वर्ड है। तो जो प्लेट है आपस में किस तरह की गति करती है और इनके बीच में क्या संबंध है, इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना होगा। तो ये रहा आपका प्लेट गति, प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। इसी टॉपिक को हम लोगों को आज डिटेल से जानना है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब हम लोग प्लेटों की गति की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो है संबंध जो है वो बेसिकली आपका 3 तरह का संबंध देखने को मिलता है। आप इसको थोड़ा सा यहीं पे समझ लीजिए। तो ये जो प्लेट गति करते हैं यानी कि प्लेट का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट में जो है वो आपका 3 तरह का संबंध, 3 तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। पहला है आपका अपसरित गति या अपसरित सीमा या फिर अपसरित किनारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस मूवमेंट। तो पहला हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस, ठीक है। ये रहा आपका डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं हम लोग अपसरित गति। अपसरित गति में क्या होता है कि दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस मूवमेंट यानी कि अपसरित सीमा। दूसरा जो है वो देख लीजिए, तो एक हो जाएगा इधर जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। एक होता है आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं अभिसरण सीमा, अभिसरण गति या अभिसरण किनारा। इसमें क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। पहले में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, और सेकंड में दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और तीसरा है आपका रूपांतरित सीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट। इसमें क्या है कि एक प्लेट ऊपर जाए एक प्लेट नीचे आए, एक प्लेट
नीचे आए तो एक प्लेट ऊपर जाए, दोनों प्लेट ऊपर जाए तो दोनों प्लेट नीचे आए। ये 4 तरह का कंडीशन बनता है। तो एक आपका अपसरित गति या फिर सीमा, डाइवर्जेंस मूवमेंट दोनों अलग अलग। एक है अभिसरण सीमा या गति, कन्वर्जेंस मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में। एक है रूपांतरित सीमा यानी कि पैरेलल मूवमेंट। ये हो गया। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, वो देख लीजिए। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया था कि जो प्लेटों के बीच में जो गति होता है, और ये जो गति है ये हम लोग 3 तरह का संबंध देखते हैं। पहला हम लोग क्या बोले थे, आपका अपसरण गति, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट या फिर डाइवर्जेंस आपका मूवमेंट। ये आपका गति यानी कि मूवमेंट होगा, ये आपका सीमा यानी कि मार्जिन, ये बाउंड्री होगा, और ये आपका किनारा यानी कि आपका मार्जिन होगा। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। अपसरित गति में आपका क्या होगा, दोनों अलग अलग जाएंगे। और दूसरा है आपका अभिसरण गति, दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे। और तीसरा है आपका पैरेलल गति, यानी कि एक ऊपर नीचे या फिर दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे, ऐसे करके समझ में आ गया था आपको यहाँ तक की बातें। अब हम लोग सबसे पहले जो है वो आपका अपसरण या फिर अपसरित, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है आपका अपसरण गति है, ठीक है। अपसरण गति बोलिए या सीमा बोलिए या बाउंड्री बोल दीजिए। ये है आपका अपसरित सीमा या फिर अपसरण सीमा, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसको हम लोग डाइवर्जेंट मूवमेंट भी बोल सकते थे, या फिर इसी को जो है वो हम लोग डाइवर्जेंट मार्जिन भी बोल सकते थे, यानी किनारा। यहाँ पे क्या बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे 2 ठो महासागरीय प्लेट है, और ये जो दोनों महासागरीय प्लेट है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका कैसा गति है, तो ये आपका अपसरण गति है। अब ये अपसरण गति होगा तो देखिए ऐसे में क्या होगा कि हम सभी को पता है, आपका अगर मैग्मा चैम्बर की बात करेंगे ना, तो मैग्मा चैम्बर आपका कहाँ पे आएगा, तो वो आपका आएगा अभिसरण गति में, अपसरण गति में नहीं। अपसरण गति में क्या है कि देखिए हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट से यहाँ क्या हो रहा है, मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, मतलब मैग्मा ऊपर की ओर निकल रही है, मैग्मा बाहर जा रही है। फिर देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यानी कि एक ये है आपका प्लेट और एक प्लेट ये है, दोनों का जो ये कनेक्शन वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, MOR बोलते हैं। इस वाले जो रीजन को जो है हम लोग MOR बोल देंगे, यानी कि मिड ओशियानिक रीजन। और यही जो है MOR के सहारे आपका नया नया महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है। 1 साल में ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो है वो महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। क्लियर। अब देख लीजिए, तो बोला जा रहा है कि MOR के सहारे आपका नए सागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियानिक क्रस्ट। क्लियर। ये जो आपका किनारा है, महासागरीय प्लेट का किनारा है, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन, यानी कि किनारा। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ से ये जो है आपके ऊपर गए, ठीक है, ये है आपका मैग्मा समझ लीजिए, उद्वेलन। और ये जो है वो आपका संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर जाएंगे, फिर ये इधर की ओर बढ़ेंगे, इधर टकराने के बाद फिर वापस ये नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, फिर ये वापस जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है बार बार लगातार सतत जो है वो आपसे यहाँ पे देखिएगा तो सतत ये प्रक्रिया चलते रहेगी। ये जो है वो आपका संवहनीय तरंग नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा ना कि जब ये नीचे से ये आपका संवहनीय तरंग निकला, और ये संवहनीय तरंग गया ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जब ये संवहनीय तरंग इधर की ओर मूव करेगा ना, तो ऐसे में इस प्लेट को इधर दूर भेजेगा। और ये संवहनीय तरंग नीचे से इधर गया, और ये जब इधर गया तो इससे आपका इस वाले प्लेट को दूर भेजा। मतलब कि एक संवहनीय तरंग नीचे से निकला और ये इधर गया तो इस वाले प्लेट को दूर भेजेगा, और एक संवहनीय तरंग इधर से इधर गया तो इस वाले प्लेट को दूर भेजेगा। क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा, संवहनीय तरंगों के कारण दोनों प्लेट जो है वो आपस से एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। इसको बोल देंगे अपसरण गति। यहाँ पे हो रहा है। अब देख लीजिए, जब ये दूर जा रहे हैं, मतलब कि ये इसको खींच रहा है ना, दोनों प्लेट एक दूसरे से खिंचा रहे हैं, मतलब विस्तारित हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसको बोल देंगे हम लोग कैसा फोर्स। तो यहाँ पे जो है आपका स्लैब पुश फोर्स काम कर रहा है, यानी कि तनाव मूलक बल काम कर रहा है। एक 2 तरह का बल होता है, एक होता है आपका स्लैब पुश फोर्स और एक होता है आपका स्लैब पुल फोर्स। स्लैब पुश में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, विस्तारित हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, इसको बोलेंगे स्लैब पुश। और एक होता है आपका स्लैब पुल, इसमें क्या है कि संकुचन हो रहा है, यानी कि दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्लियर। अब देख लीजिए इसके आगे की चर्चा।
तो प्लेट जो है वो एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। क्यों दूर भेज रहे हैं? तो ये आपका स्लैब पुश फोर्स के कारण, यानी कि तनाव मूलक बल लग रहा है और दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं स्लैब पुश फोर्स के कारण। और ये स्लैब पुश फोर्स का निर्माण कैसे हो रहा है? तो ये नीचे से जो आपका हॉट स्पॉट से जो आपका मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, यहाँ से आपका संवहनीय तरंग निकल रहे हैं और ये संवहनीय तरंग ऊपर की ओर जाएंगे, इधर से इधर जाएगा और एक संवहनीय तरंग इधर से इधर जाएगा। तो ये इधर इस प्लेट को इधर भेजेगा और ये इस प्लेट को इधर भेजेगा, मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब जो है वो इसके आगे की चर्चाएं देखते हैं। ये आपको मैप समझ में आ गया ना? अब आपको मैप हमेशा जीवन भर ये याद रहेगा और इसको जो है वो आप कभी भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपका अपसरण गति हो रहा है, यानी कि आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। इसको आप अपसरित सीमा बोल दीजिए, बाउंड्री। इसको आप किनारा बोल दीजिए, यानी कि मार्जिन। तीनों एक ही बात है। और यहाँ पे MOR के सहारे क्या हो रहा है? जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि दो ओशियनिक प्लेट दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तभी MOR का निर्माण होगा। देखिए, एक ओशियनिक प्लेट यहाँ पे है, एक ओशियनिक प्लेट यहाँ पे है। अगर एक ही डायरेक्शन में आ गया तो MOR का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब ये जो है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में गया और ये इस डायरेक्शन में गया, तो इस वाले रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका क्या होगा? स्लैब पुश फोर्स का निर्माण होगा। किसका? तो MOR का निर्माण हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? MOR। तो जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे तभी आपका MOR का निर्माण होगा। और ये जो MOR बना है, मिड ओशियनिक रिज बना है, इसी के सहारे आपका क्या होगा? तो इसी के सहारे जो है वो आपका ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण होगा। क्लियर? देखिए, दो ओशियनिक प्लेट दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी या जाएंगे तभी आपका MOR का निर्माण होगा। देन नीचे से जो मैग्मा आ रहा है, अभी बताया ना मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, तो नीचे से जो भी मैग्मा आएगा तो वह कुछ सीधा तो कुछ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अंदर नीचे से जो भी मैग्मा ऊपर में आ रहा है तो ये या तो पूरा ऊपर के नॉर्थ की दिशा में या फिर कुछ कुछ इधर पूर्व की दिशा में, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है ना? मतलब कि ये मैग्मा पूरा आपका एक ही डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ ऊपर की ओर जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो ये मैग्मा, जब ये मैग्मा के साथ संवहनित तरंग भी आ रहे हैं और ये संवहनित तरंग जब जाएंगे कुछ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये इधर गए, जब इधर जाएंगे तो आपका इस वाले प्लेट को इधर ठेलेंगे और इधर जाएंगे तो इस वाले प्लेट को इधर धकेलेंगे। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि देन नीचे से जो मैग्मा आ रहा है वह कुछ सीधा तो कुछ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी एंड मैग्मा जो फोर्स लगाएगी उसी से आपका ओशियनिक प्लेट के नीचे वाला जो भाग है वहाँ पे आपका स्लैब पुश फोर्स जो है वो काम करेगा। तो जो भी आपका नीचे से फोर्स लगाएगी, मतलब संवहनित तरंग लगाएगी, उसी संवहनित तरंग के द्वारा जो है वो ओशियनिक प्लेट पे क्या लगेगा? आपका स्लैब पुश फोर्स, यानी कि दोनों जो है वो आपका प्लेट एक दूसरे से खिंचाव यानी कि दूर जाएंगे। देन इस फोर्स के कारण जो है वो आपका तनाव मूलक बल का आरोपण होगा। देन इसके कारण जो है वो आपका दरार बनेगा, रिफ्ट का निर्माण हो जाएगा। सिंपल है। जब दोनों जो है वो प्लेट एक दूसरे से दूर, एक प्लेट इधर जा रहा है, ठीक है, एक प्लेट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है वो आपका स्लैब पुश फोर्स यानी कि तनाव मूलक बल के कारण जो है वो आपका दरार का निर्माण होगा और आपका रिफ्ट घाटी का जो है वो रिफ्ट का निर्माण होगा। और ये जो दरार है, ये जो इरप्शन है, और इसी दरार से यहीं से यहाँ से दरारी उद्भेदन यानी कि फिशर लैक इरप्शन होगा। तो ये जो आपका दरार बन रहा है, इसी दरार से जो है वो फिर मैग्मा बाहर आएगा और ये जो मैग्मा बाहर आएगा इसको बोलेंगे दरारी उद्भेदन हुआ, यानी कि फिशर लैक इरप्शन हो गया। क्लियर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ा बन जाएगा, इसको बोलते हैं घाटी। और यहाँ पे बहुत ही पतला बना, एकदम बहुत ही महीन दरार बना, तो इसको बोल देंगे हम लोग ये बहुत ही दरार बना, एकदम पूरा यहाँ से ये एकदम जो है वो आपका बहुत ही फिसल लैक यहाँ पे जो है वो दरार बना और इस दरार से जो है वो आपका मैग्मा बाहर आएगा। इसको बोल देंगे हम लोग दरारी उद्भेदन यानी कि फिसल लैक ये जो है इरप्शन। ये वाला जो लाइन इसको याद कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, नोट पे कुछ बात बोला गया है कि वर्ल्ड में कई प्लेस पे हॉट स्पॉट है, जहाँ पे हॉट स्पॉट होंगे ओनली वहीं पे ये कन्वेक्शनल जो करंट का निर्माण होगा। अब देख लीजिए, हमारे विश्व में कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके हॉट स्पॉट जो है वो देखने को मिलेंगे और जहाँ जहाँ पे हॉट स्पॉट है वहीं पे आपका संवहनीय तरंगों का निर्माण होगा। और संवहनीय तरंग जो है, ये जो आपका कन्वेक्शनल करंट है, ये क्या करेंगे? जब आपका जो है मैग्मा के साथ ऊपर की ओर आएंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में,
कुछ सीधा जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। तो इस तरह से सब आपका इधर उधर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। तो इस तरह कुछ इधर जाएगा, इधर उधर जाएगा। इसी से आपका ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे अपसरण गति लगेगा। अपसरण गति होगा तो आपका जो है वो आपका स्लैब पुश फोर्स काम करेगा और MOR के सहारे क्या हो जाएगा, आपका ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपसरण सीमा वाला पॉइंट पूरा आपको समझ में आ गया है। इसमें आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा। जो आपका अपसरण सीमा है या फिर अपसरण गति है या फिर अपसरण जो है आपका किनारा है, इसको हम लोग पूरा विवर्तनिकी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसको याद नहीं भी रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए सेकंड पॉइंट, इसके आगे की पॉइंट समझते हैं। अपसरण गति समझ गए हैं, अब हम लोग समझते हैं अभिसरण गति। अभिसरण को गति को हम लोग जो है वो आपका क्या बोलेंगे, तो अभिसरण गति को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस मूवमेंट, कन्वर्जेंस बाउंड्री, कन्वर्जेंस मार्जिन। क्लियर। तो अभिसरण गति को हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं, ये मूवमेंट है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी कि एक प्लेट इधर आ रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, इसको बोल देंगे अभिसरण गति, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। अब देख लीजिए संपूर्ण विवर्तनिकी क्षेत्र को कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर अभिसरित सीमा कहते हैं। तो ये समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। सो अब एक करके ये देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एक ये ओशियानिक प्लेट है, ये इधर आ रहा है, और एक आपका ये ओशियानिक प्लेट है, ये इधर आ रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब ये एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा कि जब आपस में टकराएंगे ना, तो आप देखते होंगे कि दो गाड़ी आया टकराया, तो एक गाड़ी पूरा बैंड हो गया, एक गाड़ी पर नीचे की ओर धंस गया, एक गाड़ी उसके ऊपर आर पार कर दिया। ऐसे करके होता है कि नहीं होता है, समझिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इतना जान लीजिए ना कि दोनों जब एक दूसरे टकराएंगे ना, तो एक जो है वो आपका नीचे की ओर धंस जाएगा और एक यहाँ से सट जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो नीचे की ओर चला जाएगा, तो ये कितना नीचे चला जाएगा वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि ये आपका यहाँ से गया और ये लगभग आपका सीधा जाने वाला था, ये ऐसा जाने वाला था, लेकिन यहाँ से ये नीचे की ओर मूव गया। यहाँ पे आपका 45 डिग्री जो है वो 45 डिग्री एंगल ये झुक गया, और 45 डिग्री एंगल झुकने के बाद ये एस्थेनोस्फीयर में लगभग ये 100 किलोमीटर तक ये नीचे चला जाएगा, और ये जब इतना ज़्यादा यहाँ तापमान बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जो है प्लेट जो है वो यहाँ पे पिघल जाएगा। तो यहाँ पे मैग्मा फॉर्मेशन का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहते हैं। क्लियर। तो एक प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर से आया, जब ये टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि इस वाले रीजन में पूरा आपका देखिए, इस वाले रीजन में क्या हो गया देखिए, जब ये पूरा भयानक टक्कर हुआ तो कुछ भाग ऊपर उठ गया, कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। जो भाग ऊपर उठ गया उसको वहाँ पे आपका पहाड़ बन गया, पर्वत बन गया, चट्टान बन गया, कुछ भी बन सकता है। और जो भाग नीचे चला गया वो 45 डिग्री नीचे एंगल में झुक गया, और झुकने के बाद 100 किलोमीटर अंदर चला जाएगा एस्थेनोस्फीयर में, जहाँ पे वो अधिक तापमान के कारण वो जो है आपका महासागर का जो प्लेट है वो आपका क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। देन वहाँ पे आपका मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, और उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा चेम्बर कहते हैं। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे मेल्टिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है, यानी मैग्मा जो है वहाँ पे आपका पिघल रहा है, और जब जैसे मैग्मा पिघलेगा वो आपका डिस्ट्रक्टिव पार्ट हो जाएगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि मैग्मा का विनाश हो रहा है। तो फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, फिर कंस्ट्रक्शन और डिसकंस्ट्रक्शन, ये सब हो जाएगा, तो वहाँ पर विनाश हो जाएगा। क्लियर। तो ऊपर उठा तो यहाँ से आपका ये सब जो है वो पहाड़ पर्वत का निर्माण हो गया, और इसको जो है वो वहाँ पे दोनों प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग MOR का निर्माण हो रहा था। और यहाँ दोनों प्लेट जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो संपूर्ण विवर्तनिकी जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका विवर्तनिकी घटनाएं हो रही है, टेक्टोनिक जो आपका जो रीजन है जहाँ पे आपका एक्टिविटी हो रहा है, उसको हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि अभिसरित सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसरित सीमा कहते हैं। क्लियर। एक था आपका अपसरित सीमा, अपसरित गति, और अपसरित जो है वो किनारा। अभी हो जाएगा अभिसरित, 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 चाहे आप अभिसरित सीमा बोल दीजिए, किनारा बोल दीजिए, या फिर गति बोल दीजिए, तीनों एक ही है। क्लियर। ये इधर हो गया आपका, एक हो गया ये। यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर पीछे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपका एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, तो यहाँ पे वही आपका अपसरण गति होगा। तो नीचे जहाँ पे भी हॉट स्पॉट रहेगा, हॉट स्पॉट से नीचे ऊपर की ओर आएगा क्या आपका मैग्मा के साथ साथ आपका संवहनी तरंग आएगा, और ये संवहनी तरंग कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो ऐसे में क्या लगाएगा, ये आपका स्लैब पुश फोर्स लगाएगा। देन आपका ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर चला जाएगा। तो ये तो आपका अपसरित सीमा का इधर एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इधर में क्या हो रहा है कि ये प्लेट इधर आया, ये प्लेट इधर आया, दोनों टकराया, भयंकर टक्कर हुआ, यहाँ पहाड़ पर्वत बन गया, ये 45 डिग्री झुक गया और नीचे की ओर चला गया। देन ऐसे में
ये जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट ये ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, तो यहाँ से आपका जो संवहनीय तरंग है ये भी इधर गए, और यहाँ जाने बाद ये संवहनीय तरंग फिर से ना आपका ये करेगा, संवहनीय तरंग ये भी तो इधर की ओर ठेलेगा, और ये भी जो है यहाँ से संवहनीय तरंग ये भी इधर की ओर इसको धकेलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे जो है वो आपका स्लैब पुल फोर्स काम करेगा। कैसा? तो स्लैब पुल फोर्स काम करेगा, यानी कि प्लेटों का जो है वो अधिक्षेपण हो जाएगा, प्लेट जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो जो है वो आपका यहाँ पे जो है आपका संपीडनात्मक बल लगेगा, यानी कि स्लैब पुल्स जो है वो फोर्स काम करेगा, स्लैब पुल फोर्स काम करेगा। देखिए दोनों दूर दूर जा रहे थे तो वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जब दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसके कारण जो है वो स्लैब पुल फोर्स के कारण जो है वो यहाँ पे आपका अधिक्षेपण हो जाएगा ये वाला प्लेट का, और ये टकराया ना भाई, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मारते तभी तो टकराए, और इधर से आपका जो है ये आपका संवहनी तरंग निकला, और ये संवहनी तरंग आपका स्लैब पुल फोर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया, देन यहाँ पे प्लेटों का अधिक्षेपण हो गया। ये याद रख लीजिएगा, यहाँ प्लेट पिघल रहे हैं, देन ये मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ मैग्मा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशात्मक किनारा, इसको भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका संपूर्ण विवर्तनिकी क्षेत्र को हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, या कन्वर्जेंट आपका मार्जिन कहेंगे, या फिर कन्वर्जेंट आपका ये जो है गति कह देंगे, यानी मूवमेंट। क्लियर? ऊपर में आपका टकराने के बाद ऊपर कुछ भाग उठ गया, उसको हम लोग पहाड़ पर्वत कुछ भी बन जाएगा, वो अलग की बात है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो आई होप जो है आपका अपसरण गति, अभिसरण गति, ये तीनों समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा रूपांतरण सीमा या फिर रूपांतरण गति की बात करते हैं। सीमा बोलिए, बाउंड्री बोलिए, मार्जिन बोलिए, मूवमेंट बोलिए, तीनों एक ही है। इसमें क्या है, एक प्लेट ऊपर जाएगा, एक या तो इसमें दोनों प्लेट ऊपर चला जाए, या फिर दोनों प्लेट नीचे आ जाए, या एक प्लेट नीचे आए एक प्लेट ऊपर जाए, या एक प्लेट ऊपर जाए एक प्लेट नीचे आए। क्लियर? यही आपका इसमें प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होगा कि देख लीजिए, जब ये आपस में एक दूसरे से यहाँ पे ये वाला कोलैप्स होगा, ये वाला रीजन, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं संरक्षित किनारा, यानी कि कंजर्वेटिव मार्जिन। यहाँ पे प्लेट का निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। तो ये वाला जब देखिए आपका, जब ये देख लीजिए, तो ये क्या बोले हम कि आपका जब ये रूपांतरण सीमा होगा, रूपांतरण गति होगा, तो इसमें प्लेटों का ना ही किनारा होगा, ना प्लेटों का जो है ना ही विनाश होगा, ना ही निर्माण होगा। यानी कि जो आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इससे प्लेट का, ये देख लीजिए, अच्छा ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से प्लेटों का जो है वो ना प्लेट का विनाश होगा, ना ही निर्माण होगा। यहाँ पे केवल क्या होगा, हल्का सा फॉल्ट आएगा, हल्का सा भ्रंश बनेगा, और इससे आपका जो है वो आपका थोड़ा बहुत केवल भूकंप वगैरह आएगा जहाँ जहाँ पे फॉल्ट बनेगा। तो देखिए रूपांतरण गति से केवल आपका फॉल्ट बनेगा, और इस फॉल्ट से जो है जहाँ पे भी फॉल्ट बनेगा वहाँ पे आपका भूकंप आएगा। और झारखंड में फॉल्ट कहाँ कहाँ पे, दामोदर वैली में है और स्वर्णरेखा वैली में, दिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। ट्रांसफोर अगर फॉल्ट की बात करें, भ्रंश की बात करें, रूपांतरित भ्रंश की बात करें, तो एग्जाम्पल में आपका जुआन डी फूका प्लेट, और आपका है क्या है, तो आपका सान एंड्रिल फॉल्ट है। तो सान एंड्रिल फॉल्ट है और जुआन डी फूका प्लेट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको तीन चीज़ हम बताए। एक है अपसरण गति जब होगा तो इससे क्या होगा, महासागरीय प्लेटों का निर्माण होगा, और जब आपका अभिसरण गति होगा तो इससे महासागरीय प्लेटों का विनाश होगा। क्लियर? और जब आपका रूपांतरण सीमा होगा तो ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, केवल और केवल यहाँ पे फॉल्ट का निर्माण होगा। क्लियर? तो ये आपको लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। सो ठीक है, अब देख लीजिए, ये पूरा हम प्रोसेस आपको समझा दिए, तीनों प्रोसेस। ये अगर आप समझ गए हैं तो आपको कहीं भी प्लेट टेक्टोनिक में फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक में। तो अपसरित गति क्या है, अभिसरण गति क्या है, रूपांतरित गति क्या है, या फिर रूपांतरण गति क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। तो जब भी आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा तो प्लेटों का निर्माण होगा MOR के सहारे, और जब आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा तब आपका प्लेटों का विनाश होगा। क्लियर? और जब आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होगा तो ना ही प्लेटों का निर्माण होगा ना ही प्लेटों का विनाश होगा, यहाँ पे केवल फॉल्ट बनेगा, और इसी फॉल्ट के सहारे फिर क्या होगा, आपका भूकंप वगैरह देखने को मिलता है, भूकंप आएगा। क्लियर? तो इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, बट ये अगर आप समझ गए हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कभी भी प्लेट टेक्टोनिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप समझ गए हैं। तो ये तीनों समझ गए हैं। क्या क्या बोले हैं, एक आपका बोले हम अभिसरण गति, अपसरण गति बोलते हैं पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसरण गति को क्या हम लोग बोलते हैं, उसको अपसरण गति को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस आपका मूवमेंट। दूसरा हो जाएगा आपका अभिसरण गति, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस मूवमेंट। तीसरा हो जाएगा आपका रूपांतरण गति, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल या फिर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। क्लियर?
ये तीनों समझ में आ गया आपका मैप के साथ। अब हम लोग जो है इसका थ्योरी देखते हैं एक एक करके, क्योंकि थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा मैप समझ गए हैं तो आपको थ्योरी अब लिखने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेटों का किनारा क्षेत्र, यानी कि जो आपका प्लेट का जो मार्जिन वाला रीजन है, तो प्लेट का किनारा क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार की विवर्तनिकी घटनाएं या फिर क्रियाएं होती है, उस क्षेत्र को प्लेट किनारा कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, चाहे आप इस रीजन की बात कीजिए, ये दो गो प्लेट है, तो ये जो है प्लेटों का किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, इस वाले किनारे में, किनारे वाले भाग में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कोई भी प्रक्रिया हो रहा है, विवर्तनिकी घटनाएं या क्रियाएं हो रही है, इसी को जो है वो आपका प्लेट किनारा कहा जाता है। क्लियर? चाहे वो आप इसी में देख लीजिए, डाइवर्जेंस में देख लीजिए, या फिर कन्वर्जेंस में देख लीजिए, या फिर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट पे देख लीजिए, सब में ये चीज़ है। तो प्लेटों का किनारा क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार की विवर्तनिकी घटनाएं या क्रियाएं पाई जाती है, उस क्षेत्र को प्लेट किनारा कहा जाता है। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी घटनाओं की उत्पत्ति प्लेट किनारों पर ही होती है। सिंपल सी बात है। तो प्लेट जो किनारा है, जो आपका प्लेट का जो मार्जिन है, यहीं पे आपका विवर्तनिकी घटनाएं होती है, यानी कि टेक्टोनिक जो भी इंसिडेंट है वो सारा आपका प्लेट किनारा पे ही, प्लेट मार्जिन पे ही होगा। और ये हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा जो है विवर्तनिकी घटनाएं हमेशा प्लेट किनारों पे ही होती है, और ये अंतरा प्लेट यानी कि प्लेट के आंतरिक भाग में कभी नहीं होती है। मीन्स प्लेट का अंदरूनी भाग यानी कि अंतरा प्लेट क्षेत्र में ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है प्लेट टेक्टोनिक का। देख लीजिए क्या बोला गया है। प्लेट टेक्टोनिक हम लोग थ्योरी बोलते हैं ना कि जो है प्लेटों का निर्माण हो रहा है, प्लेटों का विनाश हो रहा है, या फिर जो फॉल्ट बन रहा है, ये सभी प्लेट किनारा पे ही होगा, प्लेट मार्जिन में ही होगा, प्लेट विवर्तनिकी घटनाएं। और यही जो है वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, सबसे बड़ा जो है वो आपका सवाल उत्पन्न करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ठीक है, क्लियर? आगे देख लीजिए, फिर देख लीजिए दो प्लेट किनारों के बीच क्षेत्र को अंतर प्लेट यानी कि इंटर प्लेट एरिया या फिर प्लेट सीमा कहा जाता है। तो दो को प्लेट है, एक ये प्लेट रहा, एक ये प्लेट रहा, तो दोनों के बीच का क्षेत्र, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे इंटर प्लेट एरिया यानी कि अंतर प्लेट क्षेत्र। और इसके इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन को बोलेंगे प्लेट किनारा, प्लेट मार्जिन। क्लियर? तो दो प्लेट किनारों के बीच के क्षेत्र को अंतर प्लेट क्षेत्र यानी कि इंटर प्लेट एरिया या फिर प्लेट सीमा कहा जाता है, जो मुख्यतः प्लेटों के गति के अनुरूप होते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेट जो है वो 3 प्रकार से गतिमान है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है आपका अपसरण गति, दूसरा है आपका अभिसरण गति, और तीसरा है आपका रूपांतरण गति। तो सबसे पहले हम लोग अपसरण गति के बारे में देखते हैं। तो अपसरण गति बोलिए, या फिर प्लेटों का अपसरण बोल दीजिए, या फिर अपसरण किनारा बोल दीजिए, या फिर अपसरण सीमा बोल दीजिए, तीनों एक ही है। अब देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है क्या कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में गति करते हैं, मतलब एक प्लेट दूसरा डायरेक्शन में, एक प्लेट दूसरा डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो इसे अपसरण गति कहा जाता है। तथा दोनों प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र को अपसरित सीमा कहते हैं। तो एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं अपसरित सीमा, जहाँ पे आपका MOR कहलाता है, बनता है। और इसी MOR के सहारे जो है वो आपका क्या बनता है? तो आपका ये बनता है, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो इस अपसरण गति, तो इसे जो है वो अपसरण गति कहते हैं। तथा दोनों प्लेटों के इस क्षेत्र को जो है वो अपसरित सीमा कहते हैं। वहीं दोनों प्लेटों के किनारे को रचनात्मक किनारा कहा जाता है, क्योंकि इन किनारों के सहारे नए सागरीय प्लेट का निर्माण हो रहा है। जिसको रचनात्मक किनारा कहा जा रहा है, उसी को जो है वो आपका मिड ओशियानिक रीज यानी कि मध्य सागरीय कटक कहा जा रहा है। और यही जो है वो मध्य सागरीय कटक के सहारे क्या बन रहा है? आपका जो है महासागरीय प्लेटों का निर्माण हो रहा है। तो वहीं दोनों प्लेटों के किनारों को रचनात्मक किनारा कहा जाता है, क्योंकि इन किनारों के सहारे नए सागरीय प्लेट का निर्माण होता है। और प्लेटों का अपसरण गति जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो प्लेटों का जो आपका अपसरण गति है, यानी कि जो आपका डाइवर्जेंस मूवमेंट है, ये आपका 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला है आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण, और दूसरा है आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण, यानी कि महासागरीय प्लेटों का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस, और दूसरा है महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस। अब देखिए, जब आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण होगा, तो इससे जो है वो मध्य सागरीय कटक बनेगा। जब 2 महासागरीय जो है वो प्लेट अपसरित होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी, तब आपका क्या होगा? मध्य सागरीय कटक यानी कि MOR मिड ओशियानिक रीज बनेगा। ठीक है,
और जब आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण होगा, यानी कि दो ठो महाद्वीपीय प्लेट है वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी, तो ऐसे में आपका रिफ्ट वैली बनेगा, जैसे कि अफ्रीका का रिफ्ट वैली। तो देख लीजिए, मध्य सागरीय कटक जो है वो हर जगह नहीं बनेगा, ये केवल जब महासागरीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि अपसरण गति करेंगे, तभी आपका MOR का निर्माण होता है। लेकिन जब महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, अपसरित गति करेंगे, देन वहाँ पे आपका रिफ्ट वैली का निर्माण होगा, जैसे कि अफ्रीका का रिफ्ट वैली। क्लियर हो गया, ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो MOR का निर्माण केवल और केवल महासागरीय प्लेटों के दूर जाने पे ही होता है। दूसरा ये हो गया आपका अपसरण गति, ये हो गया अपसरण गति। दूसरा देखिए वो है आपका अभिसरण गति। अभिसरण गति यानी कि आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट है, क्या है वो देख लीजिए। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा से एक दूसरे के नज़दीक आती है, यानी कि एक अलग डायरेक्शन से, एक इधर अलग डायरेक्शन से, दोनों आ रहा है एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये इधर से आ रहा है एक ही इस ओर, और ये भी इधर से आ रहा है इसी ओर। रुकिए जरा सा, कट गया है ना। तो देख लीजिए, ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इसको बोल देंगे हम लोग अभिसरण गति, यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट। तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा से एक दूसरे के नज़दीक आती है तो प्लेटों के ऐसे हस्तांतरण को अभिसरण गति कहते हैं, यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट कहते हैं। तथा दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्र को अभिसरित सीमा या फिर प्लेट के किनारों को हम लोग विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तो जो प्लेटों का जो बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोल देंगे अभिसरित सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसरित सीमा कहेंगे। एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन है प्लेटों का, जो ये वाला जो रीजन है, इसको बोलेंगे अभिसरित सीमा। क्लियर। अब आगे देख लीजिए, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लेटों का विनाश हो रहा है। प्लेट का विनाश कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। ये प्लेट यहाँ से फिर जो है वो नीचे की ओर जाएगा, 45 डिग्री झुकेगा, फिर नीचे जाएगा यहाँ से, फिर नीचे जाने के बाद लगभग 100 किलोमीटर तक नीचे जाएगा एस्थेनोस्फीयर में। फिर यहाँ पे अधिक तापमान के कारण ये प्लेट जो है, प्लेट का किनारा पिघल जाएगा, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ प्लेट होएगा। फिर यहाँ पे प्लेटों का जो है वो क्या होगा, मैग्मा का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्मा, इसको बोलेंगे मैग्मा चेम्बर। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, यहाँ पे विनाशात्मक किनारा कहते हैं इसको। क्लियर। तो ये बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच के क्षेत्र को अभिसरित सीमा तथा प्लेटों के किनारे को जो है वो विनाशात्मक किनारा कहा जाता है, क्योंकि अधिक्षेपित क्षेत्र के सहारे ही जो है वो आपका एस्थेनोस्फीयर में महासागरीय प्लेट का विनाश होता है। तो इसको हम लोग अधिक्षेपित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसी के सहारे जो है वो आपका एस्थेनोस्फीयर तक लगभग 100 किलोमीटर तक जाता है, 45 डिग्री बेंड होकर, देन महासागरीय प्लेट क्या हो जाता है, विनाश होता है। तो देखिए, महासागरीय प्लेटों का ही विनाश होगा, महासागरीय प्लेटों का ही निर्माण होगा, कभी भी महाद्वीपीय प्लेट का विनाश और निर्माण कभी नहीं होता है। क्लियर। आगे देख लीजिए, प्लेटों का जो अभिसरण गति है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कितना, तो 3 प्रकार का। अभी हम बताए कि प्लेटों का अपसरण गति 2 प्रकार के होगा, महासागरीय या फिर महाद्वीपीय। महासागरीय होगा तो MOR बनेगा, महाद्वीपीय होगा तो आपका रिफ्ट वैली बनेगा। लेकिन प्लेटों का जो अभिसरण गति है ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक आपका महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है, एक आपका महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है, और एक आपका महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है। क्लियर। 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए, तीसरा नंबर है प्लेटों का समानांतर गति। ये है प्लेटों का समानांतर गति क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत या फिर समान दिशा में समानांतर रूप से हस्तांतरित हो, समानांतर रूप से यानी कि पैरेलल रूप से ट्रांसफर यानी कि गति करे, तो ऐसे गति को जो है वो हम लोग समानांतर गति कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है पैरेलल मूवमेंट बोल दो या फिर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कर दो, दोनों एक ही बात है। और इन दोनों प्लेटों के मध्य के क्षेत्र को जो है वो हम लोग रूपांतरित सीमा यानी कि हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। और एवं प्लेट किनारों को जो है वो संरक्षित किनारा कहा जाता है। और जो इसका जो प्लेट का जो किनारा होता है यानी कि प्लेट का जो मार्जिन वाला रीजन है उसको हम लोग संरक्षित किनारा यानी कि आपका जो है वो इसको कहते हैं कंजर्वेशन मार्जिन। क्लियर। तो देख लीजिए, सीमा, गति और आपका किनारा, यही तीनों हम लोग को केवल ध्यान में रखना है। क्लियर। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लेट का विनाश हो रहा है, ना ही इस यहाँ पे जो है वो प्लेटों का जो है वो निर्माण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं संरक्षित किनारा, यानी कि इसको संरक्षित रखा जा रहा है, ना ही विनाश कर रहा है, ना ही इसको जो है
बना रहा है, निर्माण कर रहा है। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को दिए, आपके बच्चे को वो संभाल दिया ना, उसको बढ़िया से उसको ठीक ठाक देखभाल भी किया, ना ही उसको कुछ दुख परेशानी होने दिया, मतलब उसको संभाल के रखा एवरेज, मतलब बराबर जैसे था वैसे ही रहने दिया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, ना खराब होने दिया ना अच्छा होने दिया। क्लियर, ये भी बात आपको ध्यान में रख लेना है यहाँ तक की बातें को। तो ये आपका समझ में आ गया है समानांतर गति। तो तीनों गति आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया है। तीनों गति में क्या क्या बनेगा वो समझ में आ गया है। आपका अपसरण गति में हमेशा क्या होगा, प्लेटों का निर्माण होगा MOR के सहारे। महासागरों महासागरों का जो अपसरण गति होगा, महासागरीय प्लेटों का, तब MOR बनेगा। और महाद्वीपीय प्लेटों का जब अपसरण गति होगा तब MOR नहीं बल्कि रिफ्ट वैली बनेगा। क्लियर। फिर हम बोले क्या कि जब भी आपका अभिसरण गति होगा तो प्लेटों का विनाश होगा। तो प्लेटों का विनाश होगा वो तीन तरह का, महासागरीय प्लेटों का विनाश हो सकता है इसके कन्वर्जन से, महाद्वीपीय प्लेटों का विनाश हो सकता है इनके कन्वर्जन से, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेटों का कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है, विनाश हो सकता है कन्वर्जेंस होने के कारण। फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और देखिए जब आपका रूपांतरण गति होगा तो ऐसे में केवल फॉल्ट लाइन बनेगा, और इसी फॉल्ट लाइन के सारे क्या होगा, आपका भूकंप जैसी जो है वो प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो हम लोग तीनों जो गति है तीन तरह का, ये गति देख ली है। आप एक एक करके जो है हम सभी को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए। अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटों का अपसरण गति, यानी कि जो प्लेट है इसका जो है आपका कैसा गति, तो आपका डाइवर्जेंस जो है वो मूवमेंट की बात करते हैं। और इसमें आपका दो तरह का पढ़ना पड़ेगा, एक तो है आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण, और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण। क्लियर, एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। महासागरीय प्लेटों का अपसरण, यहाँ पे तो आपका MOR का निर्माण होगा, और जब महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण होगा तो वहाँ पे रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। क्लियर, आप देख लीजिए। ये आपका एक ठो महासागरीय प्लेट है, ये आपका एक ठो महासागरीय प्लेट है। यहाँ पे हॉट स्पॉट है, विश्व में कई जगहों पे आपका हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे हॉट स्पॉट है यहीं से आपका कन्वेक्शनल करंट यानी कि जो है वो संवहनी तरंग निकलेंगे। यहाँ पे मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, और मैग्मा का उद्वेलन होने के साथ साथ क्या होगा, आपका संवहनी तरंगों का निर्माण होगा। ये संवहनी तरंगे कुछ ऊपर की दिशा में, कुछ आपका पूर्व की, पश्चिम की, मतलब ये सभी डायरेक्शन में आपका संवहनी तरंग निकलेंगे। ये संवहनी तरंग जा रहे हैं, यहाँ से इधर गए कुछ, इधर गए कुछ, इधर गए कुछ, इधर गए कुछ। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है फिर से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग जो है वो आपका क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे MOR का निर्माण हो रहा है। मिड ओशियानिक रीजन यानी कि मध्य सागरीय, महासागरीय कटक नहीं, मध्य सागरीय कटक का निर्माण होगा। क्लियर, आगे देख लीजिए। अब इसी MOR के सहारे, मध्य सागरीय कटक के सहारे जो है वो नए सागरीय भूपरपट्टी का निर्माण होगा, यानी कि न्यू ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो आपका संवहनीय तरंग है जो कि आपका हॉट स्पॉट से मैग्मा उद्वेलन के द्वारा निकल गया। ये जो संवहनीय तरंग है ये आपका दो तरह का बल लगाएगा, मतलब दो तरह का नहीं, मतलब ये जो बल लगाएगा उसको बोलते हैं हम लोग स्लैब पुश फोर्स। ये इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। और ये जो आपका स्लैब पुश फोर्स है, इस स्लैब पुश फोर्स के द्वारा क्या होगा कि जो है वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्लियर, यानी कि इसको बोलते हैं तनावमूलक बल यहाँ पे लग रहा है। क्लियर, ये जो तनावमूलक बल यहाँ से लग रहा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये जो संवहनी तरंग है ये फिर यहाँ से नीचे की ओर आ जाएंगे, इसको बोलेंगे नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, फिर ये वापस हॉट स्पॉट की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे ऊपर में शुरू में तो यहाँ पे ये फैल रहे हैं, उसको बोल देंगे स्लैब पुश फोर्स, फिर नीचे में ये आपके सिकुड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे स्लैब पुल फोर्स। तो एक तरफ आपका तनावमूलक बल काम कर रहा है यानी कि आपका विस्तार हो रहा है, तो वहाँ पे बोल देंगे स्लैब पुश फोर्स काम कर रहे हैं। और फिर एक आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये संकुचन बल लगाएंगे तो उसको बोल देंगे स्लैब पुल फोर्स। क्लियर, आपको समझ में आ गया है यहाँ तक की बातें। रिफ्ट घाटी का जो बात यहाँ किया जा रहा है, रिफ्ट घाटी कब बनेगा, तो आपका महाद्वीपीय प्लेटों का जब अपसरण गति होगा तो वहाँ पे रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। ये जो उठा हुआ जो भाग दिखला रहा है, ये वाला यही जो है वो आपका क्या है, आपका MOR है। और इसी MOR के सहारे आपका नई महासागरीय क्रस्टों का निर्माण हो रहा है, आपका एक साल में 2.5 सेंटीमीटर मात्र। ये मैप समझ में आ गया आपको, महासागरीय प्लेटों का जो है वो गति वाला जो मैप, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। अब इसके बारे में जो है वो थ्योरी देखते हैं। ये मैप देखिए,
फिर इसका थ्योरी बनाइए, मैप देखिए, थ्योरी बनाइए। तो मैप के थ्रू ही आप पूरा थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आप ये जब लिखिएगा तो आपको मैप एकदम हर हाल में बनाना पड़ेगा, और मैप को भी बनाने का आदत आपको डालना पड़ेगा तुरंत एकदम इंस्टेंट। अब देख लीजिए, बताया जा रहा है कि जब दो महासागरीय प्लेटों का अपसरण होता है, किसका? तो महासागरीय प्लेटों का अपसरण हो रहा है, यानी कि डाइवर्जेंस हो रहा है, तब महासागरीय नितल पर, यानी कि जो आपका महासागर का जो बॉटम है वहाँ पे निम्नलिखित विवर्तनिकी क्रियाएं होती है। कौन कौन है वो देख लीजिए। संवहनीय तरंगों के द्वारा आरोपित स्लैब पुश फोर्स काम करती है, यानी कि तनाव मूलक बल काम करती है। और ये जो संवहनीय तरंग है, यानी कि कन्वेक्शनल जो करंट है, ये कैसे लग रहा है? तो ये जो आपका मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, इसी के साथ आपका संवहनीय तरंग निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो आपका हॉट स्पॉट से निकलती है। हॉट स्पॉट कहाँ है? तो आपके विश्व में कई सारे जगहों में आपका जो है वो हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो संवहनीय तरंगों के द्वारा स्लैब पुश फोर्स, यानी कि तनाव मूलक बल महासागरीय भूपरपट्टी पे, यानी कि क्रस्ट पे लगता है, जिससे जो है आपका फॉल्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। जिसे रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। ये हम लोग भ्रंश का निर्माण हो रहा है, फॉल्ट का निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग जो है वो रिफ्ट घाटी भी कहते हैं, यानी कि रिफ्ट वैली भी कहते हैं। और इसी रिफ्ट घाटी के सहारे महासागरीय नितल पर बेसाल्टिक लावा का जो है वो प्रवाह होता है। तो ये जो आपका महासागरीय नितल है, बॉटम है, ये जो आपका रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली जो है, इसी रिफ्ट घाटी के सहारे जो है वो आपका महासागरीय नितल पे जो भी बेसाल्टिक लावा है, वो बेसाल्टिक लावा जो कि लिक्विड के फॉर्म में वो ऊपर की ओर आती है, यानी कि उसका प्रवाह होता है, जिसे हम लोग दरारी उद्भेदन यानी कि फिशर इरप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर इरप्शन भी कहते हैं। आगे देख लीजिए। इसके परिणाम स्वरूप महासागरीय नितल पर, यानी कि ओशियानिक बॉटम पर एम आकार का कटकों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मध्य सागरीय कटक यानी कि MOR कहते हैं, मिड ओशियानिक रिज कहते हैं। तो क्या है कि जब शुरू में बोला गया कि संवहनीय तरंगे के द्वारा स्लैब पुश फोर्स काम कर रहा है, तनाव मूलक बल काम कर रहा है, देन ऐसे में फॉल्ट का निर्माण होगा, भ्रंश बनेगा, जिसको हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। और यही जो रिफ्ट घाटी है, इसी के सहारे जो महासागर के नितल में, महासागरीय बॉटम में जो भी आपका बेसाल्टिक लावा है लिक्विड के फॉर्म में, उसका प्रवाह होता है। और इसका जो प्रवाह है वो आपका फॉल्ट के सहारे दरारी उद्भेदन के रूप में होता है, यानी कि फिशर इरप्शन के रूप में होता है। और इसके बाद क्या होता है? जो आपका इरप्शन हो रहा है, मतलब नीचे से लावा निकल के ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और वो जो लावा है, वो जो मैग्मा है, वो आपका देखिए पृथ्वी के भीतर है तो उसको मैग्मा कहेंगे, पृथ्वी के ऊपर जैसे आ जाएगा उसको हम लोग लावा कह देंगे। तो पृथ्वी के भीतर मैग्मा और पृथ्वी के ऊपर आया तो उसको लावा कह देंगे। तो वो जो लावा है वो नीचे से निकलते 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 आके जो है वो आपका मिड ओशियानिक रिज के ऊपर आके वहाँ से ऊपर निकल गया। और वो जैसे वो अंदर का मैग्मा है, कठोर चट्टान है, मतलब वो लिक्विड चट्टान है, तरल चट्टान है, वही जब बाहर आया ठंडा हुआ तो आपका चट्टान बन गया। तो समझिए महासागरीय प्लेट बना कि नहीं बना? क्लियर? ये है आपका। तो ये कैसे बन रहा है? ये आपका मिड ओशियानिक रिज के सहारे ही बन रहा है। क्लियर? आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा ना, कि समझिए कि अंदर से जो है वो आपका गर्म मैग्मा, ये जो तरल मैग्मा बाहर निकला, तरल मैग्मा बाहर जैसे निकला, ये है आपका मिड ओशियानिक रिज, ये है मिड ओशियानिक रिज, और इसी सहारे जो है आपका जो है वो ये मैग्मा चिपक गया, तरल मैग्मा, और ये जब ठंडा होगा तो ये आपका चट्टान बन जाएगा इतना बड़ा, फिर चट्टान बन जाएगा इतना बड़ा। क्लियर? तो यही चीज़ है, बस यही है, सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर पॉइंट। तो बोला जा रहा है कि रिफ्ट घाटी से निकलने वाली लावा दोनों दीवारों के सहारे ठंडी होकर ठोस हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो रिफ्ट घाटी के सहारे जो भी अंदर से निकल रही जो लावा है, अंदर पहले मैग्मा कहते हैं, जैसे बाहर आ गया उसको लावा कह रहे हैं, तो वही जो लावा है वो जब ठंडा होगा तो वही आपका ठोस हो जाएगा, वही चट्टान बन जाएगा। तो परिणाम स्वरूप प्लेटों के किनारों के सहारे नए सागरीय भूपरपट्टी का निर्माण होता है, और सामान्यतः ये जो है वो आपका 1 साल में 2.5 सेंटीमीटर क्रस्ट का निर्माण होगा। तो अंदर से जो है वो आपका लावा निकला, बाहर निकलने में ठंडा हो गया, चट्टान बन गया। अब इसको ऐसे समझिए, किसी जगह पे है ज्वालामुखी क्रिया हुआ, और ज्वालामुखी उद्भेदन होने के बाद अंदर का जो मैग्मा बाहर आया, बाहर आने के बाद पूरा वो ऊपर तक फैल गया, तो वो पहले लिक्विड के फॉर्म में बाहर आया, फिर आपका कुछ दिन के बाद वो जब ठंडा हो गया तो चट्टान बन गया, वही आपका पहाड़ बन गया। तो हम लोग बोलते हैं पहाड़ कैसे बना, वो ऐसे ही बना। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि दरारी उद्भेदन के कारण महासागरीय कटक के सहारे छिछला केंद्र वाले जो है वो आपका सैलो फोकाई निम्न से मध्यम तीव्रता एवं परिमाण के भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब क्या बोला जा रहा है, इसके आगे की चर्चा थोड़ा सा सुन लीजिए। तो बोला जा रहा है आपका यहाँ पे
यहाँ बोला जा रहा है कि जब जब आपका दरारी उद्भेदन होगा, क्या होगा, दरारी उद्भेदन होगा, तो इसके कारण क्या होगा कि MOR के सहारे, MOR यानी कि मध्य सागरीय कटक यानी मिड ओशियानिक रिज के सहारे छिछला केंद्र यानी कि जो है आपका सैलो सेंटर वाला जो है वो आपका सैलो फोकाई बोलते हैं इसको, है ना। तो सैलो फोकाई बोलते हैं, तो सैलो जैसे छिछला सागर है सैलो सी, उसी तरह छिछला केंद्र यानी कि सैलो फोकाई जो है यहाँ पे आपका सैलो फोकाई में क्या होगा, एकदम निम्न से मध्यम तीव्रता वाला जो है वो आपका भूकंप देखने को मिलेगा, भूकंपों की उत्पत्ति होती है दरारी उद्भेदन होने के कारण। आगे देखिए, कभी कभी अत्यधिक लावा उद्भेदन होता है, तो अत्यधिक लावा उद्भेदन के कारण मध्य सागरीय कटकों की जो ऊंचाई है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य सागरीय कटक सागर तल से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण जो है वो आइसलैंड का जो है यानी कि द्वीपों का जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। कभी कभी जो है क्या बोले हम कि कभी कभी जो है वो लावा का उद्भेदन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि जो आपका मध्य सागरीय कटक है यहाँ से देखिएगा कि पूरा अचानक जो है वो समुद्र से जो है वो ये जो है वो लावा बाहर निकल गए, और ये जब ठंडा हो जाएंगे तो यही आपका द्वीप बन जाएंगे। तो बोलते हैं ये यहाँ पे तो आइसलैंड बन गया यार, तो आइसलैंड बन गया है, द्वीप बन गया है। क्लियर। तो कभी कभी अत्यधिक लावा उद्भेदन के कारण मध्य सागरीय कटकों की ऊंचाई में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, और परिणाम स्वरूप MOR जो है वो आपका सागर तल से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गया इसलिए, और जिसके कारण जो है वो आपका द्वीपों का निर्माण होता है। ये बात को आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आइसलैंड जो है वो आपका मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है। तो जो आपका आइसलैंड है, आइसलैंड एगो द्वीप है, ये जो द्वीप है वो आपका मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर ही स्थित है, और वो कैसे बना है, तो ऐसे ही बना है। तो ये आपको ये जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी क्या बतलाए हैं कि जो है वो आपका महासागरीय प्लेटों का जो है अपसरण गति होता है, वो अपसरण गति के बारे में आपको समझा दिया गया है। अब महासागरीय के बाद जो है नेक्स्ट आप देख लीजिए महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण, यानी कि जो आपका महाद्वीपीय प्लेट है इसका जब डाइवर्जेंस होता है तब आपका क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। सो ये देख लीजिए, ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है एक, और एक आपका ये महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों प्लेट जब आपका दूर की ओर जाएंगे, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। नीचे से आपका क्या हुआ, हॉट स्पॉट से मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, इसी के साथ जो है वह संवहनीय तरंगें निकली है। अब ये जो संवहनीय तरंग है ये जो है वो इधर की ओर जाएगी, ये इसकी ओर इधर फोर्स लगेगी, ये इधर फोर्स लगेगी, ये इधर फोर्स लगेगी। इससे क्या होगा, दोनों जो महाद्वीपीय प्लेट है वो आपका क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब दूर हो जाएंगे तो नीचे में ये आपका गहराई ऐसे गड्ढा बन जाएगा, और ये जब गड्ढा बनेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे रिफ्ट घाटी बन गया, यानी कि रिफ्ट घाटी का निर्माण हो जा रहा है। ठीक ना। और यहाँ पे जो है वो आपका वो देख लीजिए, यहाँ पे महाद्वीपीय जो प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेटों का जो है वो सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल फोल्ड होगा। देन यहाँ पे आपका पहाड़ बन गया, यहाँ पे देख लीजिए ये पहाड़ पर्वत बन जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। पहाड़ कैसे बना, तो ये ऊपर कैसे उठे, तो आपका मैग्मा का जब अपफ्रेजिंग होगा, मैग्मा जब ऊपर उठेगा ना, देन आपका जो है वो आपका बाहर निकला गया थोड़ा सा मैग्मा, तो इससे आपका पहाड़ वगैरह बन गया, क्योंकि जब मैग्मा निकला, मैग्मा ठंडा हुआ, पहाड़ बन गया। क्लियर। तो महाद्वीपीय प्लेटों का जब अपसरण होगा, जब ये लोग दोनों दूर जाएंगे, दूर जाने पर ये दूर क्यों जा रहे हैं, तो ये दूर केवल संवहनी तरंगों के कारण जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं, संवहनी तरंग क्या कर रहा है, तो आपका स्लैब पुश फोर्स लगा रहा है, यानी कि आपका तनावमूलक जो है वो बल जो यहाँ पे लगा रहा है, ये हॉट स्पॉट से निकल रहा है मैग्मा उद्वेलन के द्वारा है। जब ये दोनों दूर जाएंगे तो बीच का जो है क्षेत्र गड्ढा हो जाएगा, और ये जो गड्ढा हो जाएगा इसको बोलेंगे रिफ्ट घाटी बन गया। और इसी के सहारे देखिएगा तो मैग्मा जो है वो बाहर जाएंगे, और देन बाहर जाने के बाद शुरू में क्या हो जाएंगे, ये आपका जो है वो भ्रंश क्या बोल सॉरी यहाँ पे आपका पहाड़ों का निर्माण हो जाएगा, माउंटेन्स का। क्लियर। इस रीजन को आप याद रखिएगा, और इसको भी याद रखिएगा कि जो है आपका जो ये संवहनी तरंग ऊपर जाएंगे, फिर नीचे की ओर आके वापस हॉट स्पॉट में आ जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग कहीं देखें तो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो कि बीच में आपका देखने को मिल रहा है कि वो टूट रहा है। क्यों टूट रहा है वो देख लीजिए, एक आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर जा रहा है, एक आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर जा रहा है। देन बीच में से आपका जो है वो आपका निकल रहा है जो है कन्वेक्शनल करंट मैग्मा उद्वेलन के साथ साथ। देन या इधर आपका एक इधर स्लैब पुश फोर्स काम कर रहा है, एक इधर आपका स्लैब पुश फोर्स काम कर रहा है, इससे दोनों महाद्वीप दूर जा रहे हैं, तो बीच में आपका रिफ्ट वैली बन जा रहा है। तो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में गए, देन बीच में क्या हो जा रहा है, रिफ्ट वैली बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लीजिए, एक आपका है देश जॉर्डन, एक आपका मोजाम्बिक, ये इसमें एक दूसरे से अभिसरण कर रहे हैं। अच्छा इसको हटाइए, आप टेंशन मत लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए, देखिए अगर हम लोग बात करें तो भ्रंश की बात करते हैं, भ्रंश भी बन रहा है आपका। तो भ्रंश जो है वो आपका 3 प्रकार का भ्रंश बनता है, तो वो क्या क्या है वो देख लीजिए।
जब आपका तनाव मूलक बल आएगा, यानी कि जब दोनों दूर दूर जाएंगे, तब आपका ऐसा भ्रंश बनेगा, ठीक है ना, ऐसा भ्रंश बनेगा। जब आपका अगर हम नॉर्मल अगर सामान्य भ्रंश की बात करें तो इस तरह का सामान्य जो है भ्रंश बनेगा, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका उद्वेलन होकर यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। संपीड़नात्मक बल में आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, और ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका जेड आकार का यहाँ पे ये बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे गया और एक इधर वाला जो है नीचे चला गया, यहाँ पे जेड आकार का जो है वो आपका ये भ्रंश बनेगा, जिसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश। चलो ये याद नहीं रहेगा, आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको केवल एग्जाम में लिखना है ना, आपको समझाना है, आपको टीचर थोड़ी ना बनना है, तो इसको हटा दीजिए। केवल इसको आप याद रख लीजिएगा कि महाद्वीपीय प्लेटों का जब अपसरण होगा तो बीच में केवल रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा, और महाद्वीपीय प्लेटों का जब अपसरण होगा तो क्या बनेगा, तो आपका जो है वो ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण होगा। बस इसको याद रखिएगा, ये सभी लाइन आपको ध्यान में रख लेना, बस इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे केवल बात याद रखिएगा कि नॉर्मल फॉल्ट होगा, यानी कि सामान्य भ्रंश बनेगा, और इसी के साथ जो आपका पहाड़ पर्वत बन जाएगा ऊपर में। बस ये लाइन आपको समझ में आ गया है, बस इतना याद रखिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है ना कि ये जो व्युत्क्रम है जिसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट कह रहे हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो आपका रिफ्ट घाटी जब भी बनेगा तो रिफ्ट घाटी के सारे जो है आपका वैल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो यहाँ पे केंद्रीय उद्गार या फिर विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी बनेगा, और जब आपका MOR बनेगा तो वहाँ पे जो है वो आपका जो आपका फॉल्ट बनेगा, उस फॉल्ट के सारे एकदम फिसल लैक उद्भेदन होगा, दरारी उद्भेदन होगा ज्वालामुखी का। क्लियर। यहाँ पे 2 पॉइंट बताया जा रहा है कि 2 व्युत्क्रम भ्रंश के बीच जो है वो आपका रैंप वैली का निर्माण होता है, तो रैंप वैली जो है वो आपका 2 व्युत्क्रम भ्रंश के यानी कि 2 ठो रिवर्स फॉल्ट के बीच में बनेगा, और 2 सामान्य भ्रंश के बीच में जो है वो आपका जो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ये आपका सामान्य वैली, इससे आपका रिफ्ट वैली का यानी कि आपका रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। हिमालय में सभी जो है वो आपका रिवर्स फॉल्ट मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे संपीड़नात्मक बल काम किया है। तनाव मूलक बल से आपका सामान्य भ्रंश का निर्माण होगा, और संपीड़नात्मक से जो है बल से आपका व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होगा। और ये आपका जब आपका ट्रांसफॉर्म जब रूपांतरण गति होगा तो इससे आपका रूपांतरण भ्रंश यहाँ पे इस तरह करके बनेगा, रूपांतरण भ्रंश, ये भी देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो 2 को याद रखिए ना कि जब आपका स्लैब पुश फोर्स रहेगा तो इससे आपका सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल भ्रंश बनेगा, और आपका जब स्लैब पुल फोर्स यानी कि संपीड़नात्मक बल लगेगा तो ऐसे में आपका व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट का निर्माण होगा। ठीक है, ये बस इतना याद रख लीजिए। अब इसका जो है वो थ्योरी हम लोग देखते हैं, इसका थ्योरी क्या है। सो बताया जा रहा है कि जब 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो उसे उनके बीच का जो भाग है वो आपका स्टेनोस्फीयर में धंसता है। तो जब आपका 2 ठो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो उसका जो बीच का जो भाग है वो स्टेनोस्फीयर में मतलब कि नीचे की ओर धंस जाता है। परिणाम स्वरूप धरातलीय सतह पर भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, तो बीच में ये स्टेनोस्फीयर तक नीचे तक ये धंस जाएगा, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी जिसका विस्तार जॉर्डन एशिया से लेकर मोजाम्बिक अफ्रीका तक लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई तक है। तो एशिया में आपका जॉर्डन है और आपका अफ्रीका में एक मोजाम्बिक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग आपका ये 6000 किलोमीटर तक ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक लगभग यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका 6000 किलोमीटर तक लंबाई में ये आपका रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है। क्लियर, इसको याद रख लीजिएगा आप अपने स्तर पे। क्या बोले हैं कि जब 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तब उनके बीच का जो भाग है वो स्टेनोस्फीयर में धंस जाता है, परिणाम स्वरूप धरातलीय सतह पर भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी जिसका जो विस्तार है एशिया में जॉर्डन से लेकर अफ्रीका में मोजाम्बिक के बीच लगभग 6000 किलोमीटर तक, इतना लंबा आपका रिफ्ट घाटी का निर्माण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो सिंपल सा बात बताया है कि जब 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में दूर दूर जाएंगे तब बीच में आपका स्टेनोस्फीयर तक जो है बीच का भाग वो स्टेनोस्फीयर तक वो धंस जाता है। देन वहाँ पे वो जो धरातलीय जो सतह है वहाँ पे भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि अफ्रीका का महान रिफ्ट घाटी जिसका जो विस्तार है वो एशिया में जॉर्डन से लेकर अफ्रीका में मोजाम्बिक देश तक देखने को मिलता है, जो कि आपका 6000 किलोमीटर तक लंबा है रिफ्ट घाटी।
इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट जान लीजिए आप क्या है सो। तो बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय प्लेट के धंसने के कारण एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का एवं मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है। तो जब आपका महाद्वीपीय प्लेट जब आपका धंस जाएगा तो देन धंसने के कारण क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का और मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है। कैसे? जब ये धंसेगा तो प्लेट जब नीचे की ओर जाएगा तो उच्च तापमान के कारण ये एस्थेनोस्फीयर में 100 किलोमीटर तक नीचे गया तो ये अधिक तापमान के कारण ये जो है वो पिघलने लगेगा। देन यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होगा। यही जो प्लेट है वही पिघल के मैग्मा बन रहा है और यही फिर मैग्मा ऊपर जाके फिर चट्टान बनेगा, प्लेट बनेगा। क्लियर? प्लेट बोला जा रहा है मतलब कि चट्टानों का जो समूह उसको प्लेट कहा जा रहा है और यहाँ पे इसको जो है वो मैग्मा चैम्बर भी कहा जा रहा है। क्लियर? तो महाद्वीपीय प्लेट के धंसने के कारण एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का और जो है वो मैग्मा चैम्बर का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप मैग्मा का ऊपरी जो है वो ऊपरी मुखी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर उसका प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की ओर उसका प्रवाह प्रारंभ होता है और ऊपर उठती हुई जो मैग्मा है वो महाद्वीपीय भूपरपट्टी को यानी कि जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है इसको तोड़ते हुए धरातल पर आ जाती है, जिसे जो है वो हम लोग केंद्रीय उद्भेदन यानी कि इरप्शन कहते हैं। सेंट्रल इरप्शन या फिर इसी को विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी जो है वो हम लोग कहते हैं। देखिए, जब आपका दरार आया उस दरार के सहारे जो है वो आपका मैग्मा बाहर निकला तो इसको बोलते हैं हम लोग फिशर लाइक इरप्शन। लेकिन आपका ये सरफेस है, इस सरफेस को जो है वो आपका तोड़कर एकदम पूरा ये मैग्मा का उद्वेलन हुआ, बाहर की ओर मैग्मा ऊपर आया धरती से ऊपर। इसको बोलते हैं हम लोग दरारी, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय उद्भेदन यानी कि सेंट्रल इरप्शन या फिर इसी को बोलते हैं एकदम विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अफ्रीका के महान रिफ्ट घाटी के दोनों ओर विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी हम लोगों को पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो अफ्रीका का जो महान रिफ्ट घाटी है इसके दोनों ओर जो है वो आपका विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी मिलता है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट एलेगेन, माउंट केनिया, माउंट रुवनजोरी। तो माउंट किलिमंजारो, माउंट एलेगेन, माउंट केनिया, माउंट रुवनजोरी इत्यादि ये सभी आपके विस्फोटक प्रकार की या फिर केंद्रीय उद्भेदन वाली जो है वो ज्वालामुखी देखने को मिलती है। आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो आपका ये महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट जब धंस रहे हैं एस्थेनोस्फीयर में देन आपका मैग्मा या फिर मैग्मा चैम्बर का निर्माण हो रहा है। देन इससे मैग्मा क्या है ऊपर जब उठेगी तो ये आपका महाद्वीपीय क्रस्ट को तोड़ते हुए एकदम धरातल पे प्रकट होती है, जिसको हम लोग केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, माउंट एलिगन, माउंट केनिया, माउंट रुवनजोरी इत्यादि। ये लाइन भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देख लीजिए, केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी के कारण रिफ्ट घाटी के सहारे गहराई वाले भूकंपों यानी कि डीप फोकाई की उत्पत्ति होती है, जिनकी तीव्रता और जो परिमाण है वो आपका मध्यम से उच्च होता है। तो जब आपका केंद्रीय उद्गार वाला जब ज्वालामुखी आएगा पृथ्वी के जो है वो मतलब कि कॉन्टिनेंटल सरफेस को एकदम तोड़ के उसको फाड़ के पृथ्वी की सतह पे आएगा, तो ये जो है वो आपका रिफ्ट घाटी के सहारे, देखो क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है इसके कारण रिफ्ट घाटी के सहारे, तो रिफ्ट घाटी के सहारे जो है वो आपका भूकंपों यानी कि जो है वो गहराई वाले भूकंपों यानी कि डीप फोकाई इसकी उत्पत्ति होती है। किसके सहारे? तो रिफ्ट घाटी के सहारे गहराई वाले भूकंपों यानी कि डीप फोकाई की उत्पत्ति होती है, जिसका जो तीव्रता होता है और जिसका जो परिमाण होता है यानी कि इंटेंसिटी और जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग मिडिल से लेके हाई तक, मध्यम से लेके उच्च तक होता है। तो मध्यम से उच्च तीव्रता और परिमाण वाले जो है वो भूकंपों की जो कि गहराई में होते हैं, डीप फोकाई होते हैं, इसका जो है वो होता है, भूकंप आते हैं रिफ्ट घाटी के सहारे। और जब आपका केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी होगा तब, तो जब भी आपका केंद्रीय उद्गार वाला जब आपका ज्वालामुखी आएगा तो उसी समय रिफ्ट घाटी के सहारे एकदम गहराई वाला जो है वो भूकंप आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस लाइन को भी आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाया गया है आपको। तो आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, यहीं तक। और आज की क्लास में जो है वो आपका अपसरण जो गति है यानी कि डाइवर्जेंस, जो आपका मूवमेंट है, आपका मार्जिन है, आपका जो है मार्जिन बोलिए, मूवमेंट बोल दीजिए या फिर आप उसको बोल देते हैं क्या, तो रुकिए ज़रा सा 1 मिनट।
गति बोलिए, यानी कि आपका अपसरण गति, यानी कि अभी आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट, अपसरण सीमा यानी कि कन्वर्जेंस आपका बाउंड्री, और अपसर्जेंस कन्वर्जेंस आपका मार्जिन यानी कि किनारा है। ये सभी आपको बोल दीजिएगा। तो आपका जो अपसरण गति वाला है ये हम लोग सब समझ गए हैं। इसमें हम लोग महासागरीय प्लेटों के बीच में अपसरण गति देखे, फिर आपका महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अपसरण गति देखे दोनों तरह का। तो महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण गति और महासागरीय प्लेटों का अपसरण गति, ये दोनों देख लिए। इसके बीच का हम लोग मैप भी देख लिए। और आज हम लोग इसका जो है सबसे मेन टॉपिक ये वाला हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आज क्लास आपको समझ में आया होगा ना बढ़िया से, तो आपको प्लेट टेक्टोनिक जैसे टॉपिक में कभी भी जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग अभिसरण गति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।